चलो देखो भाई, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 1 की जरा ये डेफिनेशन देख लो आप। क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? अब तो 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले पे है। अभी तक हम कहां पहुंचे सोचो। तुम्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट लेवल में तुम्हें एक मान लो स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट या सीईओ बना दिया। अब आपको क्या करनी है? उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। करोगे? तो कैसे करोगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे हम। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं भाई? प्लानिंग तो बाद में होगी ना सर, पहले क्या सेट करो? विजन मिशन गोल्स। पहले विजन मिशन बनाओ अपना, फिर उसको ट्रांसलेट करो काय में इनटू गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो फिर उनको अचीव करने के लिए क्या बनाओ? एक स्ट्रेटेजी। लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस, एक्सटर्नल का भी और इंटरनल का भी। वो भी कर लिया हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। फिर एनवायरमेंट के हिसाब से क्या चूज करो? एक बढ़िया स्ट्रेटेजी। बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? वर्केबल मैच बनाओ किसके बीच में? बिटवीन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड, फिर उनके बीच में मैच करने वाली एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी चूज कर लो। चूज करने से थोड़ी काम हो जाएगा। फिर उसे अब क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 5 क्या करेंगे? अब हमने जो स्ट्रैटेजी चूज करी है, नाउ वी विल इम्प्लीमेंट इट। क्या करेंगे बेटा? इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा बोलो सर, इंप्लीमेंट करते ही तो बस मिल जाएगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? इंप्लीमेंट करते ही मिल जाएगा? सर इंप्लीमेंट करते ही नहीं मिलेगा। आपको उसके बाद उससे क्या करते रहना है? उस दिन पढ़ा था ना हमने, कीप ऑन रिव्यूइंग, कीप रिव्यू, है ना? बार बार क्या करते रहो? उसे रिव्यू करते रहो। पढ़ा था ये उस दिन हमने। समझ रहे हो कि उसके अंदर लिखा हुआ था स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट नीड्स कांस्टेंट रिव्यू। बार बार उसे चेक करते रहो, सही चल रही नहीं चल रही है। क्या पता एनवायरमेंट बदल गया हो, क्या पता तुम्हारी कहीं गड़बड़ हो गया हो इम्प्लीमेंटेशन। तो बार बार इवेल्युएट करते रहो उसको, इस स्ट्रैटेजी को। समझ गए? इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करो? इवेल्युएट करो, कंट्रोलिंग करो। समझ गए? और जो भी नेसेसरी करेक्टिव एडजस्टमेंट्स है वो लो, जो भी जरूरत तुम्हें फील होती है। समझ रहे? तुम्हें लग रहा है कि भाई जरूरत है बदलने की थोड़ा सा, तो बदल दो, मॉडिफाई कर दो, ऑल्टर कर दो। ये तो हमने बोला था उस दिन कि स्ट्रेटेजी इज नॉट अ वन वन क्या बोलते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन स्ट्रेट जैकेट डिसीजन की यार ये हो गई स्ट्रेटेजी। नहीं होता। इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल एक्शंस जो हम लेते हैं, वो होती है पूरी स्ट्रेटेजी। और उसे क्या करते रहते हैं हम? कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, ऑल्टर करते रहते हैं। स्ट्रेटेजीज एग्जैक्टली जैसी हम बनाते हैं वैसे ही चलती है क्या हमेशा सबकी? नहीं, क्या होती रहती है? चेंज, मॉडिफाई, ऑल्टर करना पड़ता है, इवेल्युएट। ठीक है, क्योंकि ये सब करते हैं हम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जहां पर हम क्या सीखेंगे बेटा? हम सीखेंगे इंप्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना और कंट्रोलिंग करना। क्या करना? कंट्रोलिंग। असली में जब ये 2024 कोर्स कब चेंज हुआ था? 2024 मई में। उससे पहले जो कोर्स आता था एसएम में, वो 8 चैप्टर्स आते थे। उन्होंने 8 चैप्टर्स को 5 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आप समझो मैटर नहीं घटा बहुत ज्यादा। 8 को बस 5 कहने से वो कम नहीं हुआ है। समझ गए मेरी बात? तो अभी भी वो मैटर उतना ही है। ये चैप्टर 2 के बराबर होता है। उस वाले कोर्स में ये 2 चैप्टर्स थे। समझ गए? 2 को जोड़ के, और 2 भी नहीं 2.5 को जोड़ के क्या बना दिया? चैप्टर नंबर 5। खैर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो यही पढ़ना है हमको, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग। तो चैप्टर नंबर 5 यही है। हेडिंग देख लो आप। तो भाई देख रहे हो टैलेंट? देख रहे हो मेरा? यूं किया आया उधर ही। ये ऐसी है, ये तो बात है ऊपर वाले की। वो है देखो, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग भी होता है इसमें। सर मैं करें चालू? बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर। ये कर लो तो ऐसा लगता है कि मतलब ये कर लो और 4 कर लो ना। अगर आप 5 और 4 करने वाले का मतलब आप समझो कि हाफ एसएम हो जाती है 5 और 4 करने से। क्योंकि 15 नंबर का ये, ऑलमोस्ट 10 का वो, 10 से ज्यादा हल्का सा, 10 भी मान लो, 25 तो ये हुए। बहुत ढंग से करना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सर स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती है? सबसे पहले क्या बनाते हैं? बोलो, अभी सिखाया मैंने। क्या बनाते हैं? विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके हिसाब उसके लिए क्या चाहिए होती है सर? स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। स्ट्रेटेजी से पहले लेकिन क्या करते हैं? एनवायरमेंट का एनालिसिस। एनवायरमेंट मतलब एक्सटर्नल, और ऑर्गेनाइजेशन का भी करते हैं, मतलब खुद का इंटरनल।
और फिर क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी चूज कर लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हमने जो स्ट्रेटेजी चूज करी है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो भी सीखेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे, समझ गए। तो सीधे आ जाओ इंप्लीमेंटेशन पे, क्योंकि बाकी तो पढ़ ही चुके हो आप। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजी चूज करना, चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ चुके हो, ये 2 है ये 3 है, सब जानते हैं क्या क्या करते हैं इसमें, एनालिसिस करते हैं। 1 पढ़ चुके हो सब, तो अब सीधे क्या आएगा सर, चैप्टर नंबर 4 इंप्लीमेंट करना। और इंप्लीमेंट करने के लिए क्या जरूरी होता है, हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की। किसकी जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की। सिर्फ रिसोर्सेज से काम चल जाता है क्या, नहीं, उसके लिए हमको फिर स्ट्रक्चर भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर भी अच्छा होना चाहिए, वर्क कल्चर भी जरूरी है ना। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी होना जरूरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल्सो, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो। समझ रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेनिंग इसमें, इम्प्लीमेंटेशन में। लीडरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, समझे। और बहुत सारी कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये लाइन को समझना है ना, गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फिट्स। देखो, गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन किसको बोलते हैं सर, बढ़िया स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन मतलब किसको बोलते हैं सर, आपको स्ट्रॉन्ग फिट मतलब हमेशा चेक करना है कि इनके बीच में हमेशा फिटिंग होनी चाहिए। फिटिंग मतलब जैसे कपड़े होते हैं ना, फिट एकदम मैचिंग। सर किसके बीच में, बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है और उसकी जो कैपेबिलिटीज है, स्ट्रेंथ, उसके बीच में क्या होनी चाहिए, एक फिट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फिट होना चाहिए, मतलब मैच करनी चाहिए वो। दूसरी बात, स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर मतलब वो इंसेंटिव्स और ये सब है ना, तो उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ फिट। स्ट्रैटेजी एंड इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो हम सिस्टम डेवलप करेंगे ना, सिस्टम्स मतलब कैसे क्या काम होगा, कौन सी चीज क्या होगी, रूटीन्स, है ना, तो उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। फिट मतलब मैचिंग होनी चाहिए, मतलब ये किसके हिसाब से बनाने चाहिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ये भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना चाहिए और ये भी किसके हिसाब से होना चाहिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से। और सर ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर भी किसके हिसाब से होना चाहिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैच करना चाहिए। स्ट्रैटेजी को जिस हिसाब का कल्चर चाहिए उसी हिसाब का आपका मामला होना चाहिए, समझ लो। सोचो, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो स्ट्रैटेजी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं, है ना, समझ में आई मेरी बात। तो ये बात याद रखना। बाद में मैं इसका एक ऑपोजिट भी चीज बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, उसका समय आएगा। टॉपिक है ये पूरे, एक टॉपिक है, सिर्फ नाम बता रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक, बढ़िया सा टॉपिक। इसलिए तो आप देख रहे हो मैं उसे ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं। ये टॉपिक्स उतने, ये अभी तो चालू होगा मेन टॉपिक। ये तो सिर्फ आपको एक वो बना रहा हूं, इंट्रोडक्शन क्या है कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेस, स्ट्रक्चर, कल्चर, ये सब टॉपिक्स के नाम है। लीडरशिप, परफॉर्मेंस मेजर्स, कंट्रोलिंग, ये सब। चलो तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग, मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांट देता हूं, अच्छे से सुनना। मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांट देता हूं। एक है जो सारे स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा, 8 स्ट्रक्चर्स हैं इस चैप्टर में, समझिए। तो फर्स्ट पार्ट इज दैट, उसके अलावा जो बाकी पूरा चैप्टर बचेगा वो हो गया सेकंड पार्ट, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ना, 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, समझिए। सो पहला जो टॉपिक मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, और यही मेरे ख्याल से आगे 3-4 दिन चलने वाला है, 3-4-5 दिन मान लो, मिनिमम 4 दिन। तो टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या नाम है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देख रहे हो तुम, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो भाई, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, आपका चैप्टर नंबर 4 बीएसटी स्कूल, याद करो। पहला चैप्टर मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा
बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथा प्लानिंग और पांचवा ऑर्गेनाइजिंग हो गया। ठीक है, तो पांचवा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है आपका, उसमें याद करो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वहां पे भी पढ़ा होगा आपने, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ये दो ही थे, दो ही तो थे। अब यहां पे कितने हैं, 8, कितने हैं। सो बहुत जरूरी है सर ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा स्ट्रक्चर होना, काम क्योंकि वही करेगा ना भाई। स्ट्रेटेजी तो क्या है, प्लान है आपका, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए आपको, है ना, एक स्ट्रक्चर चाहिए, ढांचा चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए जो उसे एग्जीक्यूट करेगा, किसकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन क्या काम करेगा, वर्क को भी तो डिवाइड करोगे, सही है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना जरूरी है सर, आपकी स्ट्रेटेजी को हम किस में डिवाइड करेंगे, इनटू वर्क टू बी परफॉर्म, टास्क टू बी परफॉर्म्ड, हु विल डू दिस टास्क, हु विल डू दैट टास्क, किसका क्या रोल रहेगा, कौन सी क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, समझ लो किसका क्या काम रहेगा, तो ये सब कुछ बनाना पड़ेगा ना अपने को, एक ढांचा बनाना पड़ेगा, सही है कि नहीं है भाई। तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। अब बढ़िया स्ट्रक्चर चूज करना ये भी बहुत जरूरी है, समझ गए, कि क्योंकि ऑर्गेनाइज अगर मान लो आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर चूज नहीं किया तो गड़बड़ी हो जाएगी, समझ गए। सो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चूज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। आप किस प्रकार का काम कर रहे हो, क्या आपके गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सो यू नीड टू चूज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली, समझ गए। जैसे आजकल के ज्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं, अगर आपका कोई टेक बेस्ड स्टार्टअप है जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ काम होता है, ऐप वैप ये वो चीज, है ना, टेक्नोलॉजी वाला स्टार्टअप है, तो आपके लिए कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ये पुराने वाले तो काम ही नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो तो काम ही नहीं करेंगे, तो वहां पे रेडिकल डिजाइन आती है, रेडिकल मतलब नई, मॉडर्न, समझ गए। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर, समझ गए, तो वो काम करेगा वहां पे, समझ गए, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो ये नए नए डिजाइन भी आए हैं, देखो पुराने वाले जमाने के तो है ही है, नए वाले भी आए हैं। पुराने वाले कौन से सर, वही जो आपने स्कूल में पढ़े, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है हमेशा, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, पहले तो सीक्वेंस याद करो। पुराने जमाने से मतलब जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं टोटल कितने हैं, 8, 8 में 3 पुराने वाले हैं, वो सॉरी 5 पुराने वाले हैं, इधर लिख दूं। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ, आप भी लिखो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये हमारा पार्ट ए है चैप्टर का, चैप्टर 5 पार्ट ए। हम 2 पार्ट्स में चैप्टर को पढ़ेंगे, एक में पूरे स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर, उसके अलावा बाकी सब जो बचेगा वो करेंगे। अब कितने स्ट्रक्चर होते हैं, देखो 5 तो ट्रेडिशनल है जो पुराने जमाने से चल रहे हैं, मतलब पहले से चल रहे हैं। एक है सिंपल स्ट्रक्चर, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, पहले नाम याद होना चाहिए, एक है डिविजनल स्ट्रक्चर, और ये सीक्वेंस भी मेंटेन करते हैं अपन लोग इसमें, एक है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, और एक होता है एसबीयू, नाम सुना होगा इसका भी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था लेकिन बहुत कम बताया होगा आपको, और ये भी कहा होगा कि चैप्टर नंबर 5 में ये सब डिटेल में आता है, वहां बताऊंगा। मैं इसलिए इंटरेस्टेड ही नहीं होता बस फर्स्ट चैप्टर में इनके बारे में बताना, क्योंकि बताऊंगा भी तो 20% बताऊंगा, और कम जानकारी देना गलत होता है, या तो दो तो पूरी दो, थोड़ी देने से क्या होता है, आधी चीज पल्ले पड़ती है, आधा कंफ्यूजन दिमाग में रहते हैं, तो वो इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होता मैं पढ़ाने में वो टॉपिक। 5 हो गए, ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रेडिशनल मतलब चल रहे हैं काफी जमाने से। अब कुछ नई डिजाइन्स, नए जो है नए जमाने के हिसाब से जो आए हैं, जैसे एक है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक है आपका, इधर ले लूं, ऐसे तो उधर ही आना चाहिए, एक आप ले लो आर ग्लास स्ट्रक्चर, आर ग्लास, ठीक है, आर ग्लास, एक दो के साथ हो गया क्या, एक बज गया, मैट्रिक्स, ये भी नाम था फर्स्ट चैप्टर में, याद आया, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके 8 स्ट्रक्चर है अपने कोर्स के अंदर, तो सारे पढ़ेंगे अपन, अच्छे से पढ़ेंगे, ये चैप्टर 5 का एक फर्स्ट पार्ट अपन कह सकते हैं, ठीक है। हो गया, करें स्टार्ट, क्लियर सबने। लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रक्चर, अच्छे से सुनना,
है ना। सुनना समझना बहुत जरूरी है। मुकेश अंबानी जी के पिताजी का नाम क्या था? धीरू भाई अंबानी, है ना। उन्होंने काम वाम जब चालू किया तो कैसे काम चालू किया? पेट्रोकेमिकल्स, है ना, ये सारा काम स्टार्ट तो एक ही चीज से किया था। समझ गए, छोटा मोटा बिजनेस चालू किया था। तो छोटा मोटा जब आदमी काम चालू करता है, इनिशियली जब वो काम चालू करता है, तो भिड़ते ही वो मल्टी डिविजनल या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना लेगा क्या? नहीं। छोटा मोटा जब वो काम चालू करता है तो ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इक्का दुक्का वो होता है, एक दो और आदमी होते हैं, ऐसे करके छोटा मोटा नॉर्मली आदमी काम चालू करता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? सिंपल। धीरू भाई अंबानी ने जीवन में जब काम चालू किया था तो बहुत, जब स्टार्ट किया तो इट वाज सिंपल स्ट्रक्चर। फिर क्या होने लगा? फिर जब बिजनेस बढ़ने लगा तो उनको और ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब अच्छा सक्सेस मिलने लगी तो और काम को बढ़ाना था। काम को बढ़ाने के लिए हर काम खुद तो नहीं कर सकते। देखो स्टार्टिंग में ज्यादातर आदमी क्या करता है, हर काम खुद करता है। मान लो जैसे मेरा खाने का शौक है ना, तो भाई खाने का भी मतलब बनाने का भी खिलाने का भी। तो मान लो मैंने एक ढाबा खोला, अब एक ढाबा तो मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। अब आप सुनना, कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल। ऑलमोस्ट सारी प्लानिंग कौन कर रहा है? मैं। सब कुछ प्लान मैं कर रहा हूँ, बाकी सब लोग रखे हुए मैंने, स्टाफ है 5-6, बट वो सिर्फ क्या करते हैं, मेरे ऑर्डर्स का पालन करते हैं। दे जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स, दैट्स इट। एवरीथिंग इज प्लान बाय मी। सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ भाई। सही कि नहीं है? मार्केटिंग कैसे होगी, ये कैसे होगा, सब कुछ एवरीथिंग इज डन बाय मी। दे आर जस्ट फॉलोइंग माय ऑर्डर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है। अब मान लो बहुत अच्छा चलने लग गया रेस्टोरेंट, बहुत भीड़ आने लग गई, तो अब मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? बढ़ाना पड़ेगा अपने काम को भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर मेरे को किसकी जरूरत पड़ रही है? स्पेशलाइजेशन की। समझ रहे हो? पहले तो क्या होता था, जो ऑर्डर ले रहा है वही सब्जी बना देता था, या मान लो जो सब्जी बना रहा है वही ऑर्डर ले लेता था। समझ रहे हो? मिक्स एंड मैच चल रहा था, कोई भी क्या कुछ कर रहा है, सब चल रहा है। लेकिन बाद में भीड़ आने लगी। सो अब जब सक्सेस मिल रही तो अब अपन को क्या करेंगे? सिस्टम, थोड़ा सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम बनाता है आदमी, सिस्टम बनाएगा, डिपार्टमेंट बनाएगा। अब उसको क्या चाहिए? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब वो टीम बना देगा। किचन स्टाफ, हाँ भाई, है ना, राजू, बबलू, चुन्नू, तू क्या है, किचन में है, तू धुलाई डिपार्टमेंट में है, तू ऑर्डर लेगा, ऐसे करके अब मैंने क्या बना दिए? डिपार्टमेंट। अब क्या, कौन सा आ गया स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर। बिकॉज यहां पर अब मैंने काम के हिसाब से क्या बना दिया साहब? डिपार्टमेंट। क्लियर है? क्लीनिंग डिपार्टमेंट, शेफ, किचन डिपार्टमेंट, समझ गए, परचेज डिपार्टमेंट, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीजें मैंने बना दी। क्लियर है? कैश डिपार्टमेंट, कैश बना दिया। तो ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फिर बिजनेस जब और ग्रो होने लगता है तब फिर ये भी कम पड़ने लगता है। होता है ना, आदमी की जब सक्सेस हो रही है तो चीजें कम पड़ रही हैं अब। समझ रहे हो? अरे होता है ना, आदमी लंबा होता जाता है तो वो चादर क्या होती जाती है? छोटी। वो स्ट्रक्चर भी क्या होता जाता है? छोटा। अब उसमें आप समा नहीं पा रहे क्योंकि यू नीड टू ऐड योर प्रोडक्ट्स। अब सोचो, मेरा एक अच्छा चल रहा है ब्रांच, तो मैं एक और खोलूंगा, एक और खोलूंगा, फिर और खोलूंगा, फिर 4 नई और चीजें मैं ऐड करूंगा, और प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। अब सोचो, अभी मैं से फूड वाले में हूं, नाउ आई वांट टू स्टार्ट सम क्लोथिंग, टेक्सटाइल का काम भी चालू करना है। अब टेक्सटाइल का काम इस स्ट्रक्चर में तो नहीं काम चालू हो सकता। कैसे होगा? मान लो यहाँ का जो किचन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या वो कपड़ा भी बना लेगा क्या? अरे बोला हाँ भाई पालक पनीर बोला 2 शर्ट भी बना के लिया, शर्ट बना लेगा वो? नहीं ना। सो अगर मुझे नए प्रोडक्ट्स ऐड करने, अलग अलग टाइप के डाइवर्सिफाई करना है, अब मेरे को ये स्ट्रक्चर अबैंडन करके, बंद करके आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। किस पे? डिविजनल स्ट्रक्चर पे। तो ऐसे धीरू भाई अंबानी ने भी किया होगा। जब जीवन में काम चालू किया होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाया होगा? स्टार्ट तो यहां से किया होगा, धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन चाहिए होगी, सक्सेस मिली होगी, किस पे आए होंगे? इस पे। फिर ये भी कंपनी और सक्सेस मिल रही थी उसको, सो कंपनी आउटग्रोस दिस स्ट्रक्चर, तो इसको अबैंडन करके फिर किस पे आए होंगे? डिविजनल पे। ठीक है, तो डिविजनल मतलब जब बहुत सारी डिविजन अलग अलग टाइप की, सीमेंट, सीमेंट के धंधे में भी आ गए, टेक्सटाइल में भी आ गए, पेट्रोकेमिकल में भी आ गए, अलग अलग इंडस्ट्रीज में आ गए, 3 4 5 अलग अलग काम चालू कर लिए, 5 10 डिवीजन। ठीक है, अब वो भी छोटा पड़ने लगा। एक समय ऐसा है कि डिवीजन से इतनी सारी हो गई विच इज अनमैनेजेबल, जो मैनेज नहीं हो पा रही है। तो बोले यार अब तो एक नए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है। फिर वो किस पे गए होंगे? एसबीयू पे गए होंगे। ये बीच वाले पे क्यों नहीं गए? ये इसी का ही एक वो है, थोड़ा अपडेटेड फॉर्म है। ठीक है, किस पे जाएंगे? एसबीयू पे। और आज की डेट में एसबीयू ही तो है। एसबीयू क्या होता है? जब आपका डिविजनल स्ट्रक्चर भी छोटा पड़ने लगे, जब आपकी 200 300 डिविजन हो जाएं,
तो यार वो भी मैनेज नहीं हो पाएगी फिर तो। 300 डिविजन कौन मैनेज कर सकता है? ये कर सकते हैं क्या? कितने बच्चे हैं उसके? दो, तीन, तीन तो खुद के ही है, तीन खुद के, दो वो, पांच ही तो जने हैं फैमिली में। अरे है ना? बहुओं को भी जोड़ लो, चलो दो और जोड़ लो, कितने हो गए? 7। अरे है ना? तो बहु तो 7 ही तो हुए। अब आप समझ रहे हो, 7 जने 300 डिविजन, 400 डिविजन कैसे मैनेज करें? नहीं कर सकते। सो उन डिविजन्स को उनको ग्रुप करना पड़ेगा, किसमें? उनके वर्टिकल्स बनाने पड़ेंगे, एसबीयू बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स। तो 20 डिविजन्स का एक ग्रुप बना दिया, उसका एक सीईओ बना दिया। फिर ऐसे ही 15 को जोड़ के ग्रुप करके उनका एक सीईओ बना दिया। तो ऐसे ग्रुप्स बना दिए। तो टाटा का भी क्या है? एसबीयू। ज्यादातर ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर है किससे चलती है आज की डेट में? एसबीयू से। बड़ी बड़ी जो एम्पायर्स है, अडानी का हो गया, टाटा का हो गया, इसका हो गया, पीरामल हो गया, बहुत सारे हैं भाई। समझ गया क्या मेरी बात? अरे बोलो ऐसे। तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, बस यहीं तक होते हैं। देखो यहीं पे है ना, क्योंकि अभी यही चल रहा है ना लास्ट, अभी तक ये लास्ट यही चल रहा है। ये सारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं, क्योंकि यही, अगर आप कोई ट्रेडिशनल काम कर रहे हो तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होगा। ट्रेडिशनल काम कर रहे हो, लेकिन दुनिया में कुछ नया काम कर रहे हो सर, तो फिर नई डिजाइन भी आ गई हैं आजकल मार्केट में। कौन कौन सी? एक है नेटवर्क स्ट्रक्चर। कौन फॉलो करता है ये पता है? ये वो फॉलो करते हैं जो फैशन क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। समझे? नाइकी, रीबॉक, प्यूमा, ऑल दीज एपरल्स जो कपड़े उपड़े का काम करते हैं, वो ज्यादातर नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनवायरमेंट बार बार क्या होता रहता है? चेंज। कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस बार बार क्या होता रहता है? चेंज। ट्रेंडिंग ब्रांडिंग, नई नई डिजाइन आती रहती हैं। सो आप एक परमानेंट स्टाफ नहीं रख सकते, तो आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, नई नई कोलैबोरेशन करते रहते हैं। तो बताऊंगा जब समय आएगा, पढ़ाऊंगा सारे। नेटवर्क नया स्ट्रक्चर है। फिर है एक आर ग्लास स्ट्रक्चर होता है। आर ग्लास समझते हो? ऐसे यूं होता है, यूं, ऐसे है ना, ऐसे यूं देखा होगा आपने, ऐसा होता है। जब पुराने जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो ये आर ग्लास हुआ करता था। आर ग्लास मतलब, आर मतलब घड़ी, ग्लास मतलब शीशा। तो ये बताता था समय। समझ गए? इसमें भरी होती थी मिट्टी। ठीक है? देखा हो आपको? रियल में नहीं देखा कभी किसी ने? देखा है आर ग्लास? रियल में भी देखा है तेरे पास? अच्छा, वैसे देखा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आर ग्लास। तो ऐसा दिखता है। ये होता था पहले के जमाने में। इसमें मड भरी होती है, पतली वाली मिट्टी होती है। अब सुनिएगा, ये बताता था समय। समझ गए? आपको पता है एक दिन में, एक दिन में, दिन मतलब वन डे, होल डे, 24 आवर्स, कितने क्वार्टर होते हैं इसमें? मतलब एक दिन में कितने क्वार्टर होते हैं? 3-3 घंटे के बनाओ तो कितने हो गए? 8 हो गए। अब डे में, डे एंड नाइट नहीं बोल रहा हूं, डे में कितने होते हैं? 4 पहर होते हैं। अब आपको बता दो कैसे। याद करो, सबसे पहले हम सुबह उठते हैं नॉर्मली 6 बजे, है ना? तो ऐसे पहले समय देखते थे, 6 बजे उठे। अब 6 से 9 तक पहला पहर हो जाता है। तो क्या होता है जब ये पूरी, जैसे क्या होता था, जैसे जैसे सुबह जल्द, पहले के जमाने में लोग बिल्कुल, सूरज किससे उगते थे? किससे उठते थे? सूरज से उठते थे। सूर्य जब उठेगा तब वो लोग उठते थे। समझ गए? तो और वो याद होगा आपको, कौन वो करता है वो? अरे वो होता है ना यार, कुकड़ू कू। कुकड़ू कू आजकल सुनाई देती है क्या तुमको? कुकड़ू कुकड़ू नहीं देती ना? मतलब लास्ट 15 से 10 साल पहले तो मेरे को भी सुनाई देती थी, अब तो वो भी नहीं। एक्चुअली कुकड़ू को सुनाई देती थी क्योंकि थे आसपास, है ना? अब तो शोर ही इतना है कि सुनाई नहीं देता है। तो क्या होता था, वो सुबह सूर्य के साथ उठते थे लोग। अब इसको जैसे उठते थे तो इसको पलट देते थे। ठीक है? अब पलट दिया, अब वो पूरा नीचे आते थे। कब तक? ये पूरा नीचे आने में 3 घंटे लगता था। समझ गए? तो 6 से 9 मतलब पहला पहर कंप्लीट हो चुका है। फिर जैसे ही वो, कोई भी फैमिली मेंबर ध्यान रखता था, पहला पहर हो गया, अब इसको पलट देते थे। समझ गए? तो पलट देते थे वापस से। अब फिर कितने घंटे लगेंगे वापस पूरी मिट्टी नीचे आने में? 3 घंटे। अब कब पूरा होगा? 12 बजे। 12 बजे चालू होती है दोपहर। बोलते हैं ना दोपहर, आफ्टरनून। दोपहर मीन्स दोपहर हैव बीन गॉन, कंप्लीटेड। ये था पुराना का सिस्टम। समझ गए? तो 12 बजे लगभग ये 2 बार पलट दिया जाता था, तो दोपहर कंप्लीट हो गए। फिर थर्ड पहर यूज टू स्टार्ट
12 से 3, और फिर लास्ट पेयर क्या होता है 3 से 6। इसके बाद अंधेरा हो जाता है बेटा, नॉर्मली अज्यूमिंग, समझ गया, और आदमी के काम का समय खत्म। पहले यही देख, पहले लाइट वाइट तो कहाँ थी, यही होता था दुनिया का समय, 6 से 6 शाम का, मतलब जो डे मैंने बोला आपको, सुबह 6 बजे चालू होता था, शाम को 6 बजे खत्म। और गांव में आपको नहीं पता, वो तो 6-7 बजे तो लोग सो जाते थे, अभी भी सो जाते, जहाँ लाइटें वाइटें नहीं आती। हमने देखा है ना गाँव में 6-7 बजे तो सो जाते हैं लोग, 8 साढ़े 8 तो भाई छोटी बात है ना, अभी भी सो जाते हैं, 6-7 बजे सो जाते हैं। ये है चीज, समझ गए। खैर आर ग्लास स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो इस पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आज की डेट में एक पूरा, ये भी पढ़ेंगे हम क्या होता है। पुराने जमाने की चीजें हैं, आज तो क्या ही बची है ना, तो कोई 6 बजे सोता है शाम को, ना कोई उठता है सुबह 6 बजे, सब सिस्टम बदलते जा रहे हैं। चलो तो इधर देखो, तो जैसा मैंने आपको बोला कितने स्ट्रक्चर बढ़ेंगे हम, एक बच गया, सबके बारे में बता दिया मैंने, एक बच गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने पहले भी बताया था आपको, थोड़ा थोड़ा बताया भी, मेरे ख्याल से बताया भी नहीं होगा, मैंने बताया भी था क्या, मैंने बोला होगा जहां तक कि मैं बात बताऊं। चलो पढ़ेंगे मैट्रिक्स। कहाँ फॉलो करते हैं मैट्रिक्स, हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और आपके जो सीए बनने के बाद जहां नौकरी लगेगी कंसल्टिंग कंपनीज, इनमें ज्यादातर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉलो होता है, पढ़ाऊंगा जब आएगा। लो स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सिंपल स्ट्रक्चर। अब दिमाग में एक स्टोरी तो बनी ना, कि काम जब चालू करते हैं तो उतना लेवल नहीं होता बिजनेस का, छोटा मोटा लेवल होता है, तो छोटा मोटा होता है तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ते हैं, बिजनेस ग्रोथ करता है, फिर धीरे धीरे क्या बढ़ता है, स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। तो वो सीक्वेंस याद रखना, सिंपल के बाद फंक्शनल पे आते हैं, फंक्शनल के बाद डिविजनल पे, फिर मल्टी डिविजनल अगर आओ तो, या फिर एसबी, ऐसे सिस्टम चलता है पूरा ग्रोथ का। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर से। सिंपल स्ट्रक्चर एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है ना आपने, वैसा है। सारे काम कौन करता है, सोल प्रोप्राइटर, सारे डिसीजंस कौन लेता है, सोल प्रोप्राइटर। बाकी जो स्टाफ है वो मेयर सिर्फ क्या करता है, वो मेयरली फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को, एग्जीक्यूट करता है, जैसा बताया गया वैसे फॉलो करते हैं वो। तो ये सारे काम तो एक्चुअली यही कर रहा है सोल प्रोप्राइटर, सारे पैसा भी वही लगाता है, सारा रिस्क भी वही लेता है, सही कि नहीं, सारा रिस्क भी वही कर रहा है तो प्रॉफिट भी वही लेता है, समझ गए। ये लो ये सब पढ़ लो इसको, छोटे से में पढ़ेंगे, कम पूछा जाता है लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे। सर सुनिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपनीज जो क्या फॉलो करती है, जिनका एक ही बिजनेस है, सिंगल छोटा मोटा, जिनका ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं, विच ऑपरेट्स इन अ सिंगल ज्योग्राफिकल मार्केट, जो अलग अलग लोकेशंस पे नहीं है, सिर्फ एक ही लोकेशन पे है सर। तो जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, जो सिंगल बिजनेस करते हैं, जिनके फ्यू, लिख लो इधर, फ्यू लाइन ऑफ बिजनेस है, फ्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं, जो एक ही लोकेशन पे है, सिर्फ बहुत सारी ब्रांचेस नहीं है, एक ही है, एक ही जगह है बस, तो उनके लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर काफी क्या रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है। सनमाई और देखो आगे, सर इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं, ये कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज करती है, माइकल पोर्टर में पढ़ी थी ना, एक तो कॉस्ट लीडरशिप, एक डिफरेंशिएशन, और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन फॉलो करती है, लेकिन जनरली जो छोटी वाली हैं वो क्या फॉलो करती है, फोकस्ड स्ट्रेटेजी। सो दिस काइंड ऑफ कंपनीज दे जनरली परस्यू कौन सी स्ट्रेटेजीज, फोकस कॉस्ट लीडरशिप या फोकस डिफरेंशिएशन। सही बात है, जब कोई नई नई कंपनी आती है तो छोटा मोटा बड़े वाले से थोड़ी टक्कर ले लेगी सीधे ही, पहले क्या पकड़ेगी, एक नीश मार्केट, एक छोटा मार्केट, ठीक है। बीकाजी सिर्फ क्या बनाता था, नमकीन, स्टार्टिंग, बताओ आज जितना करता है क्या स्टार्टिंग से, पहला से ही दिन से उतना कर रहा है क्या, नहीं, स्टार्टेड विद जस्ट नमकीन, भुजिया, भुजिया में भी विद द टिपिकल भुजिया, आलू वाली, समझ में आया। धीरे धीरे उसके सिस्टम चेंज हो रहे हैं, देख लो आप। तो बाद में ही तो हुए ना एडिशन, स्टार्ट तो उसने भी नीश से ही किया था ना, नीश मार्केट से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात, अरे हाय ना तो बोलो। बीकाजी का बिस्किट आता है क्या, कभी भी नहीं आता है क्या। बीकाजी का वो आता था क्या पहले, क्या बोलते हैं, आटा दाल चावल ये सब आता है क्या, मैगी आती है क्या, नहीं ना। वो सिर्फ अभी भी नीश मार्केट ही कह लो आप, एक तरीके से बोल सकते हो। नीश मार्केट मतलब एक सेगमेंट पकड़ के चल रहा है वो, समझिए। तो स्टार्ट तो उसने उसी से किया था। A simple structure
क्या होता है सर, अब इसको समझाते हैं अपन। सर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अ सिंपल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर इन विच द ओनर जो होता है ही मेक्स ऑल मेजर डिसीजंस डायरेक्टली, वो सारे डिसीजन खुद ही लेता है डायरेक्टली, कोई और तो है ही नहीं, वही लेगा सारे डिसीजंस। एंड ही मॉनिटर्स ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को भी वही मॉनिटर कर रहा है। एंड जो बाकी का स्टाफ है वो सिर्फ क्या करता है, वाइल द कंपनीज स्टाफ मेयरली, वो सिर्फ क्या करते हैं, दे सर्व एज एन एग्जीक्यूटर, वो उसका सिर्फ पालन करते हैं, फॉलो करते हैं उसके ऑर्डर्स को। ठीक है, आगे बढ़े। सर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो इनकी, एक दो और लो बता देते हैं। सर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है, लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि अभी छोटा मोटा ही तो बिजनेस है। फ्यू रूल्स होते हैं, कोई ऐसा कोई बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। अरे यार ढाबे में क्या रूल्स रेगुलेशन होता है, कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। लिटिल फॉर्मलाइजेशन, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है पूरा, जैसा अपन वो बीएसटी में पढ़ते थे, ए पहले ए टू बी, फिर बी सी डी ऐसे फॉलो करेंगे, मतलब ई को कुछ बोलना है तो पहले इसको बोलेगा, फिर इसको बोलेगा, इसको, ऐसे कुछ नहीं होता सर। इस स्ट्रक्चर में इतना कुछ नाटक नहीं होता है, एक तरीके से इनफॉर्मल कह सकते हो, है ना भाई। अनसोफेस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे कोई सोफेस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता, मतलब वो कंट्रोलिंग सेटअप नहीं होता यहाँ पे, ज्यादा इजी होता है, इजी गोइंग होता है, समझ गए। तो ये सब होते हैं इसके फीचर्स। सर इसमें सारे कामों में किसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, सब कुछ कौन करता है, अरे कौन करता है, ओनर। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर या मैनेजर इन ऑल द फेसेस ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, अरे सारा सब कुछ कौन देखता है, ओनर ही देखता है सर, है कि नहीं, खत्म है, और तो क्या है। सर एक और, अच्छा अब इसका फायदा बता दो, इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंट एंड डायरेक्ट। सर यहां वो नहीं है कि ई पहले डी को बोलेगा, डी फिर सी को बोलेगा, सी ऊपर तक पहुंचाएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, समझ रहे हो मेरी बात। तो कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट एंड फ्रीक्वेंट। दूसरी बात, न्यू प्रोडक्ट्स टेंड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट क्विकली, इस स्ट्रक्चर में आप नए प्रोडक्ट्स जल्दी ऐड कर सकते हो क्विकली। कैसे, सर यहाँ पे कोई और है ही नहीं ना, आप ही हो सारे डिसीजन लेने वाले, समझ गए कहने का मतलब। समझो जैसे पार्टनरशिप में डिसीजन जल्दी हो सकता है या सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्यों, वहां पे सबसे राय मशवरा करना पड़ेगा, काम अटकेगा, डिले होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यार सारे खुद ही तो कर रहे हो। सो सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है, द डिसीजंस आर टेकन क्विकली, यू कैन ऐड न्यू प्रोडक्ट्स इजीली, किसी से कोई कोई अटकाने के लिए है ही नहीं ना तुम्हारा काम। तुम्हारी इच्छा है एक नया प्रोडक्ट चालू करो, हाँ भाई आपसे रसगुल्ले बेचेंगे, रसगुल्ले चालू कर लो, हाँ भाई आपसे फैनी बेचनी है, फैनी बना लो, जो बना लो, यहाँ पे कोई रोक टोक ज्यादा है नहीं, नाटक। एक और तो इसका बेटे ये एडवांटेजेस है, लिख लो इधर, एडवांटेजेस। तो क्या एडवांटेज है इसके, ये पहला हो गया कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन तो होना भी चाहिए ना। एक बात बताओ, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट ही होना चाहिए, फ्रीक्वेंट होना चाहिए, ऐसा ना, क्योंकि लैक ऑफ, आपने सुना होगा प्रॉब्लम ज्यादातर लैक ऑफ कम्युनिकेशन से ही तो होती है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, टाइम पे नहीं हो रहा है, डिले हो रही है, तो प्रॉब्लम होगी ना ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट होता है कम्युनिकेशन और फ्रीक्वेंट होता है, बार बार हो रहा है। फिर हमने क्या बोला, सर यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी एडेड इजीली, क्विकली यू कैन ऐड, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे आप ही सारे डिसीजंस ले रहे हो, यू आर द सोल डिसीजन मेकर। एक और बात सर, इसी से क्या मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये तीन फायदे हैं, लिख देना भाई, ठीक है। और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लग और ग्रो कर जाती है तो इसको भी क्या करना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर कम पड़ने लगता है। एंड इफ द कंपनी सक्सेसफुल, द स्मॉल कंपनीज ग्रो लार्जर, तो अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो छोटी कंपनी बड़ी बन जाती है, और बड़ी बनने पे क्या होता है, द कंपनी आउटग्रोज द सिंपल स्ट्रक्चर, तो अब सिंपल स्ट्रक्चर उसके लिए छोटा पड़ने लगता है। तो क्या करना चाहिए बोलो सर, इसको डिच करके अगले वाले पे मूव ऑन कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, द दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस स्ट्रक्चर, द कंपनी शुड अबैंडन दिस स्ट्रक्चर, इसको अबैंडन करके किस पे चल जाना चाहिए, अगला क्या है, फंक्शनल। So the company should abandon the structure in favor of functional structure. बोलो समझ में आया, खत्म। तो ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर, आपका नाम भी है सिंपल और है भी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा। अच्छा अब इधर देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर, आगे लाइन बना दी मैंने क्योंकि फंक्शनल यहीं से चालू हो गया। अब हम फंक्शनल पे क्यों आए, क्योंकि हमको वहां परेशानी आने लग गई थी लास्ट में, क्यों, क्योंकि अब हम हमारा बिजनेस बढ़ते जा रहा था,
अब हमें किसकी जरूरत थी? स्पेशलाइजेशन की। अब हमें हर वो चीज की जरूरत थी जो पहले नहीं थी। अब हमें फॉर्मलाइजेशन चाहिए था, स्पेशलाइजेशन चाहिए था, डिपार्टमेंट्स चाहिए। सही है या नहीं है? क्लियर है क्या? तो जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो यू नीड टू डू सम स्पेशलाइजेशन, चाहिए होता है सर। सेटिस्फैक्शन कस्टमर को देना है तो स्पेशलाइजेशन तो चाहिए ना। ऐसा थोड़ी क्लीनिंग वाला ही ऑर्डर ले रहा है, समझ रहे हो? बर्तन धोते धोते ऑर्डर लिखो ऑर्डर लिखो। अब भाई बढ़िया चलने लग गया तुम्हारा ढाबा, वो ढाबा ढाबा नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है? रेस्टोरेंट। क्या बन गया है? रेस्टोरेंट। सो नाउ यू नीड टू मेक सम, यू नो, एकदम सोफेस्टिकेटेड कुछ बनाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स, है ना? सो क्लीनिंग डिपार्टमेंट, कुकिंग किचन डिपार्टमेंट, समझ लो, कैश डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, गोदाम बनाओगे, ऐसी सारी चीजें होती है। सही है, क्योंकि यू वांट टू डिलीवर अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, तो आपको आना ही पड़ेगा, उस पर स्पेशलाइजेशन चाहिए फिर आपको। सही है कि नहीं है? तो अब आ जाओ, किस पे आ गए हम? फंक्शनल स्ट्रक्चर पे। सर जीवन में ग्रोथ हो गई है, अब आ गए इस पे। अब देखो इस पे क्या होगा, देखना। सो द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय लार्जर कंपनीज एंड बाय द कंपनीज विद लो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो ये स्ट्रक्चर जनरली कौन यूज कर सकता है? सर बड़ी कंपनीज और वो वाली कंपनीज जो जिनका डाइवर्सिफिकेशन क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, दो तीन बस, दो तीन टाइप के डाइवर्सिफिकेशन, समझे? तो वो है। करें स्टार्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर सर दिखता कैसा है, ये दिखा देता हूं आपको कैसा दिखता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे मान लो अब मेरा वही रेस्टोरेंट है, तो मैं तो हूं ओनर, सीईओ, जो भी मैनेजर कुछ भी कह लो, तो मैं तो हूं टॉप लेवल। ठीक है, टॉप लेवल में अब क्या क्या आ जाएगा? अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो एक आ जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर। अब डिपार्टमेंट बना दिया मैंने, किचन डिपार्टमेंट या कुछ भी कह लो, प्रोडक्शन मैनेजर है ना, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, है ना, जो मार्केटिंग संभालेगा। क्या होता है मार्केटिंग? पता है ना सबको, मार्केटिंग जो संभालेगा। सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सब। अब आगे देखो, अब पूरी टीम होती है प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन का स्टाफ इसके अंडर आएगा, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें आएगा, फाइनेंस मैनेजर इसमें आ जाएगा, समझ गए? इसमें भी ऐसे ऐसे आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर सुना होगा आपने, एचआर डिपार्टमेंट, है ना, एचआरएम जो होता है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसमें दो लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के दो ही लेवल्स है, एक तो मैं ऊपर वाला कॉर्पोरेट लेवल, और एक बीच सेकंड नंबर वाला, यहाँ पे उसका नाम क्या है? फंक्शनल लेवल। तो यहाँ पे दो ही लेवल्स होते हैं, बीच वाली लेवल नहीं है यहाँ पे। देखो भाई, ओनर और मेरे नीचे डायरेक्टली कौन? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। कौन से मैनेजर्स बोलते हैं इनको? फंक्शनल लेवल या फंक्शनल लाइन मैनेजर्स। समझ गए क्या? यही होता है। जब सिंपल के बाद हम थोड़ा और आगे आएंगे तो यही फॉलो करते हैं। समझ गए मेरी बात? ऐसा क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं। याद करो, ये तो 12th में भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर? सर ये वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। सारा जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम करने वाले हैं, दे विल बी पुट अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सारे जो सेल्स रिलेटेड काम करते हैं, दे विल बी पुट अंडर दी वन डिपार्टमेंट, और उसका एक हेड बना देंगे जिसको क्या बोलेंगे? सेल्स मैनेजर। सब 12वीं की बातें बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गई मेरी बात? तो इस डिपार्टमेंट का नाम ही क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम ही क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर ढांचा बना रहे हैं वो किस प्रकार से बना रहे हैं, किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। जो जैसा काम करता है वो उसको उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे, और हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक क्या बना देंगे? मैनेजर। सारा प्रोडक्शन का रिलेटेड प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आ जाएगा, सारा सेल्स वाला रिलेटेड सेल्स मैनेजर के अंडर आ जाएगा, सारा फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंस मैनेजर के अंडर आ जाएगा। ऐसे करके समझ में आया मेरे को? तो लो भाई, फंक्शनल स्ट्रक्चर करें स्टार्ट। इजी है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात क्या लिखोगे कि कौन कौन आता है इसके अंदर? तो इट कंसिस्ट ऑफ, एक होता है जो सर सीईओ, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो जो ऊपर वाला लेवल है वो आएगा इसके अंदर, है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड लिमिटेड कॉर्पोरेट स्टाफ विद विद फंक्शनल लाइन मैनेजर्स। तो इसमें दो होते हैं सर, दो ही लेवल्स होते हैं, एक ऊपर वाला और एक सीधे। अच्छा, इस वाले डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं, दो अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। इसका क्या मतलब है? मतलब ये वो ऐसा ही वही है भाई। ये हो गया आपका, ये मेरा स्टाफ है, ये कॉर्पोरेट लेवल, और ये नीचे कौन से मैनेजर्स हैं? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो इसमें दो ही लेवल होते हैं सर। वन, अरे पहला क्या होता है?
इट कंसिस्ट ऑफ सीईओ अलोंग विद हिज कॉर्पोरेट स्टाफ, ये मेरा स्टाफ है भाई। और फिर कौन होता है इसके नीचे? फंक्शनल लाइन मैनेजर्स। तो बस दो ही लेवल होते हैं इसके। चलो, तो पहला लाइन ये लिखा हुआ है, लिखना है याद से। इट कंसिस्ट ऑफ सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और उसका खुद का कॉर्पोरेट स्टाफ होता है, ये तो हो गया एक। और क्या होता है साथ में? फंक्शनल लाइन मैनेजर्स होते हैं जो अपने अपने फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये सब होते हैं। सर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इन दिस स्ट्रक्चर वी ग्रुप द टास्क, हम सारे जो जो काम है जो सिमिलर से हैं उनको एक किस में डाल देते हैं? डिपार्टमेंट में। सो वी ग्रुप द टास्क एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस functions. All those work and tasks related to production will be given to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उसका हेड कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर। सारे जो सेल्स रिलेटेड काम होंगे, है ना, तो वो सेल्स और मार्केटिंग रिलेटेड उसको हम किसको दे देंगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। और उसको उसका हेड किसको बना देंगे? मार्केटिंग मैनेजर को। सारा जो कैश रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड काम है, अकाउंट्स रिलेटेड काम है, वो किस में डाल देंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और उसका एक हेड बना देंगे फाइनेंस मैनेजर। खत्म। तो यहां पर हम सारे काम को किस हिसाब से ग्रुप करते हैं? काम के हिसाब से। जो भी सारे काम है उनकी ग्रुप बना देंगे, जो जो सेम सेम जैसे हैं उनका ग्रुप बना के एक डिपार्टमेंट बना देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? फंक्शनल स्ट्रक्चर, सर इट इज वाइडली यूज्ड, ये काफी यूज किया जाता है काय के लिए? बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट। एक एक वर्ड याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि केस स्टडीज में यही आते हैं। डैश स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट। आपको याद ही नहीं तो कैसे लिख पाओगे आप? सही ही नहीं। तो ये स्ट्रक्चर काफी यूज किया जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया। सही बात है, मैं भी ऐसा मानता हूं, काफी यूज किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो इस प्रकार के ज्यादा है हमारे। भाई हर आदमी के दो तीन प्रोडक्ट्स वो बना रहा है, काम कर रहा है। एक लेवल जो है वो यही वाला है। अंबानी वगैरह टाइप बिजनेस कितने हैं बताओ? कितने अंबानी जैसे घूम रहे हैं इंडिया में? नहीं है ना, ज्यादा फ्यू है, फ्यू। ज्यादातर किस प्रकार के होते हैं? मीडियम लेवल बिजनेस होते हैं ना, मीडियम लेवल स्मॉल स्केल बिजनेस। फंक्शनल तो ये तो बहुत यूज किया जाता है। सो ये स्ट्रक्चर काफी यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट। ये हो गए इसके एडवांटेज, लिख लो एडवांटेज। लिख ले लिख ले लिख ले सर। अच्छा, हो गया? ठीक है, आगे सुनो। डिसएडवांटेज क्या है? अब सुनना। डिसएडवांटेज पता क्या है? मतलब ये ना नीच होते हैं, लगते, खुद पे कोई ब्लेम ही नहीं लेते। मान लो मैं प्रोडक्शन मैनेजर को डांट रहा हूं, मैंने कहा हाँ भाई क्या चक्कर है, प्रोडक्शन ढंग से क्यों नहीं हुआ? वो क्या बोलेगा? सर मेरी गलती नहीं है, सेल्स वाले की गलती, वो फाइनेंस वाले की गलती है, उसने टाइम पे, सॉरी परचेज वाले की गलती है, उसने टाइम पे मेरे को मटेरियल नहीं दिया। उसने उसमें डाल दिया ना ब्लेम। मैंने परचेज वाले को बुलाया, भाई इधर आ रे, क्यों नहीं, तूने इसको क्यों नहीं दिया मटेरियल? बोलो मेरी गलती नहीं है सर, वो फाइनेंस वाले ने पैसा ही नहीं दिया टाइम पे। आगे बस मैं उसको पकड़ रहा हूँ, बोला हाँ भाई फाइनेंस वाले इधर आ रहे, तूने इसको पैसे क्यों नहीं दिए टाइम पे? बोला सर मेरी गलती नहीं है, आप तो घूमने गए हुए थे, आपने पैसे नहीं दिए। देख लो सर, आपके व्हाट्सएप छोड़ा हुआ है, हर चीज किस पे डोल दी? मेरे ऊपर। तो यहाँ यही होती है प्रॉब्लम, दैट द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज एट द टॉप। दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट देयर ओन लेवल्स। समझ रहे हो? क्योंकि अच्छा उसका एक कारण भी है, मैंने भी उनको क्या नहीं दी? अथॉरिटी नहीं दी है। याद करो, बीएससी में पढ़ा है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। आपने सारी अथॉरिटी खुद के पास ही रखी। समझे? आप उनको बांटते, फंड्स की अथॉरिटी देते कि इतनी अथॉरिटी तेरी है, सबको लेवल हिसाब से, औकात के हिसाब से बांटो नीचे लेवल्स पे। तो ये इसलिए होता है। तो इस स्ट्रक्चर में एक कमी क्या है? दैट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स। सारी अकाउंटेबिलिटी कहां फ्लो होती है? ऊपर। सबकी जिम्मेदारी आप ही हो, वो जिम्मेदारी लेती नहीं है, एक दूसरे पे ढोलते रहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये इसका एक क्या है? डिसएडवांटेज। क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो? तो दे आर नॉट जिम्मेदार, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लॉसेज और प्रॉफिट्स। कोई भी काम अच्छा हुआ, सारा जिम्मेदारी ऊपर वाले की हेडेक है। समझ में आई मेरी बात? तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। सुनो क्या है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज दैट इट फोर्सेस अकाउंटेबिलिटी टू द टॉप। समझिए? मिनिमाइजेस करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये सेकंड नंबर की है, मतलब ये पहली डिसएडवांटेज, ये सेकंड नंबर। क्या है डिसएडवांटेज दूसरा वाला? सर इसमें क्या होता है, जो नीचे वाले हैं इनको ऐसा लगता है कि बोला यार हम कितना भी कर ले,
अब हम क्या ऊपर जाएंगे, पहले क्या होता था तुम समझो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये स्ट्रक्चर होता था टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और फंक्शनल लेवल, यही तो होता है फंक्शनल वाला। तो फंक्शनल लेवल वाले मोटिवेटेड रहते थे, बोले हाँ हम मेहनत करेंगे तो हम कहां पहुंच सकते हैं, मिडिल पे, और मेहनत करेंगे तो कहां पहुंच सकते हैं। तो यहाँ ये मोटिवेशन रहती थी कि ये मेहनत करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, फिर मेहनत करेंगे यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे है ही लेवल ही तो है, ये कितना भी मेहनत कर ले सी मालिक तो मैं ही हूं। आप समझ गए ना कहने का मतलब, भाई आई एम द ओनर, इनके ऊपर तो एक ही है ना ओनर बस। तो प्रोडक्शन मैनेजर इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके ऊपर कोई नौकरी प्रमोशन होगा ही नहीं ना इसके ऊपर। सो द करियर करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर आर वेरी लेस। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से इनका मोरल क्या रहता है लो। समझिए, आप सोचो सेल्स मैनेजर बन गए तो आप इसके ऊपर कहां जाओगे, सीईओ थोड़ी बन जाओगे, तो मैं ही रहूंगा ना मालिक हूं मैं तो। बोलो नहीं नहीं उसी को मर्डर करके निपटा लेंगे उसको, वो अलग बात होती है, लेकिन नॉर्मली ओनर तो वही रहेगा। समझिए, तुम्हारे मान लो पिताजी का कोई बिजनेस है, ये वाला फंक्शनल लेवल मैनेजर, फंक्शन लाइन फंक्शनल स्ट्रक्चर वाला, 20 साल से बिजनेस है, तो तुम्हारे पिताजी ओनर रहेंगे। वहां का सेल्स मैनेजर 20 साल से सेल्स मैनेजर ही है। लैक ऑफ मोटिवेशन, भाई उसके लिए करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, खत्म। उसको इसके ऊपर दिख ही नहीं रहा कुछ, यार मैं इसके ऊपर कहां जाऊं, है ही नहीं क्योंकि कुछ, समझ गया, इसके ऊपर क्या बनेगा। है ऐसे, मेरे पिताजी के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज 20-35 साल से साथ में, 35 years they have been with my father। तो वो वही है ना, लेकिन समझ गए, मान लो ही वॉज सेकेंड हैंड टू माई फादर, सेकेंड हैंड है ना, सेकेंड इन कमांड। अब वो सेकेंड इन कमांड ही आज भी, इसके ऊपर कहां जाएगा भाई, उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है ना। समझ गए, ऐसा होता है। और लास्ट क्या कह रहे हैं, मोस्ट लार्ज कंपनीज अबैंडन दिस स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, एक टाइम आता है कि ये स्ट्रक्चर भी क्या पड़ने लगता है, कब पता है कब। अब मान लो अब आपको नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो आपके लिए ये भी क्या पड़ेगा, इनसफिशिएंट, ये पूरा नहीं पड़ेगा। सोचो तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुम्हारा काय का काम था, खाने का, अब तुम करना चाह रहे हो सीमेंट का, तो क्या वो खाना बनाने वाले सीमेंट थोड़ी बना लेंगे, नहीं ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से काम तो नहीं चल सकता। सोचो, अरे बोला सर इधर खाने का चल रहा है, इधर सीमेंट बन रही है, और बोला आप सोच रहे हो फर्नीचर चालू कर लो, अरे बोला सर बगल में चालू कर लेंगे फर्नीचर, वही फर्नीचर भी बना लेगा क्या, नहीं। सो एक तरीके से एक सेपरेट बिजनेस खोलना पड़ता है हमको। तो समझो, तो जब आपको नए नए प्रोडक्ट्स बिल्कुल डाइवर्सिफाइड एकदम अलग अलग चालू करने हैं, तब आपको ये स्ट्रक्चर भी कम पड़ेगा, और अब आपको इसको अबैंडन करके इस पे मूव कर जाना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर पे। तो जब धीरू भाई अंबानी के और भी बड़े बड़े बिजनेस होने लग गए, 3-4 नए नए टाइप के अलग अलग टाइप के आ गए, समझ लो पहले सिर्फ टेक्सटाइल में था, फिर सीमेंट आ गया, फिर पेट्रोकेमिकल आ गया, फिर ये आ गया, वो आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। तो जब इतने इतने विभिन्न प्रकार के बिजनेस चालू होने लग गए, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी छोटा पड़ेगा, तो किस पे मूव ऑन करना पड़ेगा, डिविजनल पे। सो मोस्ट लार्ज कंपनीज अबैंडन द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि अब उनको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी सारी हेडेक है। अभी बोला ना आपने क्या डिसएडवांटेज है, सारी हेडेक आप ही की होती है सर, यहाँ पे अकाउंट कोई इनके नीचे वाले की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सारी हेडेक आपने पाली हुई है। तो भाई बिजनेस अगर बढ़ाना है तो अकाउंटेबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, 3 वर्ड्स होते थे ना बीएससी में, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों को बांटो अलग अलग लेवल्स पे, उनको दो अथॉरिटी, पावर भी दो उनको डिसीजन लेने की, नहीं तो हर चीज के लिए तुमको करते रहेंगे फोन। समझ गए। तो अब जब आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो ये स्ट्रक्चर को बड़ा करना पड़ेगा, और किस पे मूव करना पड़ेगा, डिवीजन, क्योंकि ये तो पूरा नहीं पड़ रहा है। अब आपको एक बीच में एक लेयर घुसानी पड़ेगी, और लो सर घुसा देते हैं बीच में लेयर, ये लो, ये होता है एक टॉप कॉर्पोरेट लेवल, ये तीसरा वाला, और अब बीच में क्या आ जाएगा, एक बिजनेस लेवल, और ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, डिविजनल। तो जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सर इस स्ट्रक्चर में तो क्या है, फंक्शनल में आप नए प्रोडक्ट्स इजीली ऐड नहीं कर सकते, तो जब आपको नए प्रोडक्ट्स और ग्रोथ कर रहे हो, सोचो तुम बिजनेस में, तो अब तुम्हें किस पे आ जाना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर पे। और डिविजनल स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स होते हैं, अब आप देखो, 1, 2 और ये 3, होगी ना ग्रोथ ऐसे। चलो तो कल ये पढ़ेंगे ये वाला अपन, समझ में आ रहा है सिस्टम, ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रही है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, जब बिजनेस बढ़ेगा तो पुराना स्ट्रक्चर छोटा पड़ेगा या कम पड़ेगा, नए पे आना पड़ेगा, नए पे आ गए हम। डिविजनल कल पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शनल में ये क्या दे रखा है, ये स्पेलिंग में डिवाइड का कॉर्पोरेट प्लानिंग ये है क्या, और ये फिर ऑफिस 2 बार डिवीजन क्यों किया, काइंड पहले तो ये कॉर्पोरेट प्लानिंग आरएनडी ये उसी की टीम है,
अच्छा मतलब सीईओ की ये ऊपर वाला एक ही लेवल है। ये टीम का है। हाँ, सीईओ कॉर्पोरेट लेवल, हाँ, दो ही तो लेवल्स तो हुए। हमने इनको ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से क्यों निकाला है फंक्शनल लेवल, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से क्यों निकाले, बाकी किसी के नहीं निकाले? इसमें देख दो स्ट्रक्चर इसलिए उसने डायग्राम में लिखे हैं। तो ये क्या होता है, सीईओ का भी एक पूरी टीम होती है, सीएफओ, सीईओ, मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा कॉर्पोरेट लेवल की भी एक टीम है। अच्छा उसमें ये कॉर्पोरेट सारे, हाँ, और क्या स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट मैंने बोला था ना, मेरा वो दोस्त की वाइफ है, ऐसे करके ये सारे लोग होते हैं, पूरी टीम का पार्ट है आपकी। और सब